कैसे हो? तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। कौन सा? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन शायद आपने पहले भी पढ़ रखा हो या शायद नहीं पढ़ा हो, वीडियो का वेट कर रहे हो। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देता, है ना। इन शॉर्ट बात यही है। और इसमें बहुत सी कहानियां होंगी जो आज के लेक्चर में और इसके अगले लेक्चर में हमें समझनी है, क्योंकि आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं बेसिकली पूरा कंसेप्ट तो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? कैसे हैं? मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। और आइए स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कॉपी और पेन निकाल लें और अगर बगल के सारे डिस्टर्बेंसेस बंद कर लें। और ठीक है, मैं मतलब बोलूंगा नहीं क्या नहीं खाना है। और सारे डिस्टर्बेंसेस बंद करने के बाद कॉपी पेन निकाल के एकदम अच्छे से बैठ जाए पढ़ाई करने। ठीक है, चलिए। तो बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन तुम्हारी खाना है ना। बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एनी सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स एनी change in its pH on addition of small amount of acid or base। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना हो। ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला तो उसका pH चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा बेस डाला तो भी उसका pH चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा सॉल्यूशन which maintains its pH फेयरली कांस्टेंट, मतलब करीब करीब कांस्टेंट। ठीक है, इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जो अपने पीएच को बरकरार रखे, मेंटेन रखे, करीब करीब मेंटेन रखे, 100% नहीं रख सकता, करीब करीब मेंटेन रखे जब आप उसमें एसिड इंट्रोड्यूस करो या बेस, है ना। जैसे अपने बॉडी का अपना ब्लड है, हम बाहर जाते हैं, समोसा भी खा लेते हैं, ठीक है, चाउमीन भी खा लेते हैं, है ना, चूहा भी खा लेते हैं, अपन सब खा लेते हैं। अब सब खाने से क्या होगा? कोई एसिडिक होगा, कोई बेसिक होगा, है ना। तो ब्लड का तो अपना पीएच ही बदल जाए, है ना। ब्लड का पीएच बदल जाए, पूरी बॉडी पागल हो जाए, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत एसिड बेस वो झेल ले जाता है, ठीक है, उसका पीएच चेंज नहीं होता, उसका पीएच कांस्टेंट चलता रहता है। ठीक है, तो पीएच का बेसिक आइडिया लग गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच करीब करीब कांस्टेंट रहे, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पे पीएच चेंज ना हो। अब ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं सर जिसका पीएच चेंज ना हो? आइए देखते हैं। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशन बनाने का बेसिकली 2 मेथड हमें सीखना है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच चेंज ना हो, करीब करीब चेंज ना हो। तो पहले ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप एसिडिक बफर, ठीक है, जो फर्स्ट काइंड के होंगे। और दूसरे जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक बफर। तो आज के लेक्चर में हम एसिडिक बफर पूरा आपको क्लियर कर देंगे। अगर एसिडिक बफर 100% क्लियर हो गया तो बेसिक बफर पढ़ने में क्या लगेगा यार? 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट, खत्म। सारे कंसेप्ट तो एक ही रहेंगे, एकदम एक जैसे कंसेप्ट है, इसमें समझेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो एसिडिक बफर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एसिडिक बफर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास एक वीक एसिड हो प्लस हमारे पास एक सॉल्ट हो जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हो। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिडिक बफर की। अब बताओ बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास एक वीक बेस हो प्लस एक सॉल्ट हो, किसका? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये बेस सेम होना चाहिए जिसका सॉल्ट हो। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई बफर की, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो। एक वीक कंपोनेंट हो और दूसरा एक सॉल्ट हो जो उसी वीक कंपोनेंट से बना हो, और एक अगले कंपोनेंट से बना हो जो कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो चलिए एसिडिक बफर स्टार्ट करें। एसिडिक बफर शुरू करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत तरह के बफर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो एसिडिक बफर, तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन से चलें तो हमें क्या चाहिए? एक वीक एसिड चाहिए प्लस हमें एक सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट किसका हो? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। सॉल्ट किसका हो? इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मेरे पास वीक एसिड हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसका सॉल्ट मैं ले रहा हूं CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट हो गया। जैसे देखिए मैं बोलूं HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड। अब एक सॉल्ट मैं ले रहा हूं NaCN, ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया? NaOH के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे H2CO3 वीक एसिड, और मैं यहां ले लूं K2CO3 सॉल्ट। इसका सॉल्ट लिया मैंने, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन? KOH। तो ऐसे तमाम एग्जांपल आप बना सकते हो। मान लो मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया C6H5COOH और फिर इसका सॉल्ट ले लिया विद स्ट्रॉन्ग बेस COO, सोडियम बेंजोएट। ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ऐसे जो भी सॉल्यूशन हो जिसमें यहां पे एक वीक एसिड हो, जैसे मान लो यहां HF ले लिया और यहां उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaF ले लिया, इनको हम एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे यहां हमने H2S लिया, यहां हमने K2S ले लिया। मतलब बहुत इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं हम। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं, बस ये अगर याद रखो तो काम बन जाएगा।
अपने NaOH वगैरह, KOH वगैरह, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, है ना, अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। कहने का मतलब ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड आपको दिखेगी दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आसान है स्ट्रॉन्ग बेस समझना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड है ना, सोडियम, पोटेशियम और है ना, सीसीएम वगैरह जितने भी हैं ग्रुप 1 2 में, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, सबकी ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड तो हम लोग कई दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है HCN, H2CO3, H2SHF, ये सब क्या है, वीक एसिड। इनका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, जरा इसको नोट करो, फिर और डिटेल में चलते हैं। और एग्जांपल बताओ, थोड़ा इसको समझ लो, तभी जो मैं अगला बताऊंगा वो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो सिंपल है, किताबों में दिया है। एक और तरह का बफर एसिडिक के अंदर ही दिखाना है। जैसे मान लो हमने बोला HCOOH प्लस सॉल्ट लेना है HCOO, बोलो ठीक है, वीक एसिड, और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो गया। ठीक है ना, 8th आएगा ना, 7th 8th। और बताओ। जैसे मान लो हमने ले लिया H2CO3 और इसका सॉल्ट ले लो, मान लो हमने ले लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। वीक एसिड, उसका सॉल्ट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COOH और हमने सॉल्ट ले लिया CaCH3COO होल ट्वाइस, कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट पे चार्ज -1 होता है, कैल्शियम पे 2, तो ये बना। तो ये वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, ये वीक एसिड। तो एक तरफ अपना वीक एसिड हो और एक तरफ सॉल्ट हो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और दोनों में कॉमन आयन होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कॉमन आयन इफेक्ट जो आपने पढ़ा है उसी से बफर सॉल्यूशन बनता है। तो कॉमन आयन होना चाहिए। देखो इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये बेंजोइट आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें फ्लोराइड आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें सल्फाइड आयन। तो एक कॉमन आयन दोनों में होना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट पे ही बफर सॉल्यूशन वर्क करता है। चलिए यहां तक क्लियर है, 100% क्लियर है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब इजी हो गया, एकदम आपको सजा के दे दिया मैंने। एक वीक एसिड, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया मैंने, वीक एसिड ले रहा हूं, उसका सॉल्ट बना रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा इसका केस 2 देखिए, जिसमें डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली बोलेगा। डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो ये हो गई कहानी, समझ में आ गई आपको, डायरेक्ट कहानी समझ में आ गई। डायरेक्ट कहानी क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इनडायरेक्ट में क्या करेगा आपसे, वो क्या बोलेंगे आपको इनडायरेक्ट में, अगर किसी तरह दिए हुए कंपोनेंट से ये दोनों कंपोनेंट ऑब्टेन हो सकते हैं तो दिया हुआ कंपोनेंट बफर सॉल्यूशन बना सकता है। अगर जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं उनके बीच में कुछ रिएक्शन करा के हम किसी तरह से ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं तो ये भी बफर बना सकता है ना, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर। जैसे मानो पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहला एग्जांपल है NaOH प्लस CH3COOH। क्या ये इससे मैच कर रहा है? वीक एसिड है, बिल्कुल है, पर सॉल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट नहीं है। जरा सोचते हैं ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, CH3COOH प्लस NaOH, क्या देंगे हमको, CH3COONA प्लस H2O, बोले ये निकलेगा, यहां से OH माइनस निकला, यहां से H प्लस निकला, CH3COONA। ये देखो एक सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हो गया काम क्या, ये भी है अपने पास सॉल्यूशन में, ये भी है अपने पास, इट इज अ बफर सॉल्यूशन। दिया हुआ कंपोनेंट अगर किसी तरह से इस दो फॉर्म में चेंज हो सके तो भी वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, प्रोवाइडेड इन दोनों में से इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो। ऐसा क्यों, CH3COH देखो रिएक्शन में यूज भी हो गया है, तो यूज होने के बाद ये बचना भी चाहिए, है ना। NaOH शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH को लिमिटिंग रिएजेंट मतलब NaOH को पहले खत्म होना चाहिए और ये बचा होना चाहिए, ताकि लास्ट में ये भी बन जाए और ये भी बचा हो, NaOH खत्म हो जाए सॉल्यूशन से। ऐसे सॉल्यूशन को हम इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो बफर बनाने के कैपेबल हैं। जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन हमको 0.5 मोलर थी, तो ये 0.1 मोलर, ये 0.5 मोलर, ये कितना इसको यूज करेगा, 0.1 और ये भी 0.1, ये कितना बना 0.1। अब हम बाद में पूछेंगे क्या क्या रिमेनिंग है, तो ये 0.4 मोलर बचा है, ये खत्म हो गया और ये 0.1 मोलर बन गया। यानी अब सॉल्यूशन में आपके पास एक क्या है, वीक एसिड, और क्या है, एक सॉल्ट है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कंडीशन ये है कि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई कि इस तरह से भी खेल सकते हैं हम इनडायरेक्ट बफर का। चलिए इनडायरेक्ट बफर के और एग्जांपल बताएं, इसको मिटा दूं मैं, नोट करना, नोट कर लो एक एग्जांपल, इसको आगे न्यूमेरिकल में भी देखना है आपको, मिटा दूं, ओके। तो आप समझ गए कि इससे सॉल्ट बन सकता था, तो खेल हो सकता था। दूसरा देखिए जरा, ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए मेरे पास HCN है और H2SO4 है। अब देखने में लग रहा है ये बफर बन ही नहीं सकता, है ना, HCN नहीं, ये लेते मेरे पास, सॉरी NaCN है और H2SO4। अब देखने में लग रहा है ये बफर नहीं बन सकता। NaCN क्या है, एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, HCN यानी वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये किसका सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इनसे ये कंपोनेंट बन सकते हैं, सोचो, रिएक्शन होगा NaCN प्लस H2SO4,
H इससे लग जाएगा, बनेगा HCN प्लस Na2SO4। HCN क्या बन गया? वीक एसिड। तो अपने पास वीक एसिड भी हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट भी हो गया, तो यस इट इज अ बफर सॉल्यूशन, इट कैन फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी कि ये रिएक्शन होने के बाद भी NaCN बचा हो, मतलब NaCN का कंसंट्रेशन मान लो 0.2 मोल है तो इसका 0.1 मोल है, इसका कंसंट्रेशन इससे 0.2 क्या और ज्यादा मान लो, क्योंकि इसको तो 2 मोल से रिएक्ट ही करेंगे ना, अगर बैलेंस करेंगे तो हम 2 और 2 लगेगा, तो मान लो ये 0.4 मोल है। मतलब ये रिएक्शन खत्म होने के बाद भी NaCN आपके पास बचा हो, और रिएक्शन खत्म होने पे आपको HCN भी मिल गया, वीक एसिड मिल गया, और उसका सॉल्ट मिल गया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो रही है बात? सो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो हमें दे दिया HNO3 प्लस CH3COONA, क्या ये बफर बना सकता है? ये क्या है? एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो पिछला वाला एग्जांपल लिख दो। अब सोचो रिएक्शन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे CH3COOH बनेगा। देखो CH3COONA प्लस HNO3, अब CH3COOH प्लस NaNO3, ये बन गया वीक एसिड, और अपने पास सॉल्ट पहले से है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। कंडीशन यही होगी, ये रिएक्शन खत्म होने के बाद CH3CONA बचा होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, इसकी पॉइंट, एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ये इससे ज्यादा हो, वरना इसी रिएक्शन में ये खत्म हो जाएगा, तो वीक एसिड तो बना पर सॉल्ट नहीं बचा। ठीक है, और ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम थी, जितना वीक एसिड बना और ये बना, ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों क्या बन गए? बफर। देखो वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं, मैंने नाम दे दिया है, किसी किताब में नाम लिखे नहीं होते। और दिखाऊं, क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मान लो हमको और क्या दे सकता है, और हमको दे दिया HCOOH प्लस KOH। देखो इसमें क्या क्या है मेरे पास, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट की कमी है, इन दोनों में रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा। HCOH रिएक्ट विद KOH, HCOOK बन जाएगा, दैट इज द सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इसको ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन बाद बचना चाहिए, तो इसको मैंने बोल दिया 0.3 मोलर, इसको मैंने बोल दिया 0.2 मोलर, कुछ भी लिख सकता हूं, समझा रहा हूं किसी कंसेप्ट। क्लियर है ना? इसका इससे रिएक्शन HCOOK बन गया, HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट, एक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड है ये, और ये खत्म हो चुका है। ठीक, नोट कर ले। तो ये वाले बफर सॉल्यूशन याद रखेंगे, किताब में ज्यादा इनको पढ़ाया नहीं जाता, पर इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मिटा दें, अगर किसी तरह से रिएक्शन करा के भी आप इस फॉर्म में आ सको, सो इट इज अ बफर सॉल्यूशन। देखो जेईई 2010 में हमसे पूछा, IIT जेईई 2010 में हमसे पूछा कि इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है, इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है। एग्जांपल ऑप्शन थे HNO3 CH3COOH, KOH CH3COONA, HNO3 CH3COONA, ऑप्शन डी CH3COOH CH3COONA। चलो बताओ, अपने आप सोचो, सारे ऑप्शन को एनालाइज करो, सोच के बताओ इसमें से कौन कौन सा बफर है या हो सकता है या हो सकता है। चलिए कर लिया आपने। सबसे पहले डी ऑप्शन तो होना ही होना है, वीक एसिड, और दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, हो गया। ये तो सबसे साफ साफ उसको सबसे पहले यही दिखाई पड़ा एकदम, CH3COH CH3CONA। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, इससे कोई बफर बनने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास बेस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो अटेम्प्ट करना भी फालतू है। सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिख रहा है, नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर इस पे आओ, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए ट्राई करते हैं, शायद बन सके। स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इन दोनों में यदि आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। भाई कैसे होगा, यहाँ H प्लस तो है नहीं कि जाके CH3COH बन जाए, भाई ये तो क्या रिलीज करेगा, OH माइनस, और ये किसमें टूटेगा, इसमें और इसमें। अब बताओ कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास CH3COH बन जाए, वही तो आपको चाहिए ना एसिड में, तो CH3COH बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका वीक एसिड बनने का कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है, सोचो Na इससे जुड़ेगा तो भी नहीं, ये इससे जुड़ेगा तो भी नहीं, तो वीक एसिड नहीं मिल रहा, इसलिए ये कैंसिल। फिर इस पे आओ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH और NaNO3। CH3COH क्या बन गया, वीक एसिड, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, ये सही है। क्लियर, क्या तो भी कराया मैंने। देखो इन दोनों में रिएक्शन होगा, यहाँ से H प्लस CH3CO माइनस CH3COH, वीक एसिड मिल गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, एक तो क्लियर था, एक इनडायरेक्ट था। अब बफर कैसे काम करता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं बफर के न्यूमेरिकल कैसे हिलाने हैं ये दिखाता हूं। ठीक है, मतलब एक टॉपिक होता है एक्शन ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर, उसको थोड़ी देर बाद। और पहले देखते हैं कि हाउ टू टैकल द न्यूमेरिकल्स ऑफ बफर। तो देखो, तो अगला टॉपिक है कैलकुलेटिंग pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बफर का pH। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे आया वो। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। दिस इज नॉट 100% ट्रू, अभी इसके अंदर की मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, पर पहले नोट कर लें। पीएच ऑफ बफर, कौन सा बफर है? एसिडिक बफर, ठीक है, ऑफ एसिडिक बफर pKa log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। आइए देखें कैसा हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कौन सा बफर हो रहा है? एसिडिक बफर। कैसे बनेगा? एक वीक एसिड और एक सॉल्ट, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मैं वही पुराना वीक एसिड CH3COOH और सॉल्ट में CH3COONA इस्तेमाल करूंगा। आइए, इन दोनों में से कौन वीक कंपोनेंट है ये? तो आप देख रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम की ज्यादातर कहानी हम वीक कंपोनेंट पे खेलते हैं। भाई जितने भी हमने अभी तक पार्ट कवर किया आयनिक के, ज्यादातर हमारा ध्यान किस पे रहता है? वीक कंपोनेंट पे। तो इस वीक कंपोनेंट को जरा उठाओ, CH3COOH पार्शियली डिसोसिएट करेगा टू गिव CH3COO माइनस प्लस H प्लस, कि कंप्लीटली करेगा, पार्शियली करेगा, वीक है। और इसको देखो तो ये कंप्लीटली कर जाएगा क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रांग, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट स्ट्रांग है, ठीक है, एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग होता है तो ये स्ट्रांग बन जाता है। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट किया टू गिव CH3COO माइनस एंड N प्लस, 100% डिसोसिएट कर गया। अब इस वीक एसिड के लिए, दिस इज अ वीक एसिड, इसके लिए हम Ka की इक्वेशन लिख सकते हैं। Ka की इक्वेशन क्या होगी बोलो? यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसका, आयनाइजेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अच्छा, अब आपको ये तो याद होगा कि यहां पे ये कंसंट्रेशन रखें जरूरी नहीं, यहां पे हम CH3CO माइनस की वो कंसंट्रेशन रखेंगे जो सोल्यूशन में होगी, जो यहां से निकली वो नहीं रखनी होती, जो पूरे सोल्यूशन में है। तो बच्चों सोल्यूशन में CH3CO माइनस यहां से भी आया है, यहां से भी आया है, दोनों जगह से आया है। अच्छा, ये वीक है, ये स्ट्रांग है। CH3CO माइनस कहां से ज्यादा आया होगा? मैक्सिमम CH3CO माइनस कहां से आया होगा? मैक्सिमम CH3CO माइनस यहां से आया होगा। ये 100% डिसोसिएट कर रहा है, मतलब वी कैन से दिस CH3CO माइनस इज कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। जितना सॉल्ट है उतना CH3CO माइनस, जैसे मान लो ये 0.1 मोलर होता तो डिसोसिएट करके इसको भी कितना बनाता? 0.1 मोलर। तो चाहे मैं इसकी कंसंट्रेशन रखूं या इसकी जगह मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखूं, बात तो सेम है। हमने यहां से Ka की इक्वेशन लिखी, फिर हमने कहा कि इसमें कौन सा CH3CO माइनस रखना है, जो यहां से निकला सिर्फ वही रखना है कि सोल्यूशन का? तो हमने कहा सोल्यूशन का। हमने कहा सोल्यूशन में बेसिकली यहां से CH3CO माइनस आ रहा है, जितना ये होगा उतना ये बन जाएगा। तो मैंने कहा कि CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन की जगह क्या हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन रख सकते हैं? आपने बोला ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नीचे है CH3COH का कंसंट्रेशन, वो कहां से आएगा? यहां से। मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी है, 0.1 मोलर है सपोज करो, तो ये थोड़ा सा डिसोसिएट कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे आते आते इसका कंसंट्रेशन कुछ कम होगा। पर ध्यान से देखो, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट भी चल रहा है, ये कॉमन आयन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन पीछे जा रहा होगा, जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। मतलब हम यहां पे CH3COH का इनिशियल दिया हुआ कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। सो इसकी जगह हम एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है C माइनस C अल्फा वो सब करने की, कि C या C माइनस C अल्फा, इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कुछ कम नहीं होगा, इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा। पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट, जिसने नहीं पढ़ा YouTube पे टाइप करें कॉमन आयन इफेक्ट फिजिक्स वाला, आयनिक इक्विलिब्रियम 04 फिजिक्स वाला, वहां मिलेगा। इस कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन पीछे चला गया और ये बिल्कुल भी करीब करीब डिसोसिएट नहीं किया, इसलिए यहां पे हम इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना रख के इनिशियल कंसंट्रेशन रख सकते हैं। अब यहां से बोलो H प्लस इज इक्वल्स टू Ka इनटू एसिड बटे सॉल्ट, कह सकते हैं। यहां से माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, मैंने दोनों तरफ माइनस लॉग लगाया, माइनस लॉग 10, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो Ka माइनस लॉग 10 एसिड, और इस पे माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये नीचे है, प्लस लॉग 10 सॉल्ट। बोलो ठीक है, दोनों तरफ मैंने माइनस लॉग लिख लिया, तो माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग K, ये मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग A इंटू लॉग B, माइनस लॉग K माइनस लॉग, और ये नीचे था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो मैं माइनस लॉग 10 H प्लस को हम क्या बोलते हैं? pH, यही तो pH होता है। माइनस log 10 Ka को हम बोल सकते हैं pKa, है ना, किसी में भी माइनस log 10 लगाओ तो P बन जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने pH वाले लेक्चर में बताया था, माइनस log 10 Kw pKw, तो माइनस log 10 K pK, और इन दोनों को देखो क्या बन जाएगा, प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। देखो लिख सकते हैं ये चीज, सोच के बोलो, ये लिख सकते हैं यहां से log A माइनस log B, सो log A बाई B। ये फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है, इसका नाम इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हासेल बाल्ज इक्वेशन, हेंडरसन हासेल बाल्ज इक्वेशन। पर ये 100% ट्रू नहीं है, न्यूमेरिकल बन जाएंगे, हिल जाएंगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आसान वाले, बट जहां थोड़ा भी फॉर्मूला बेस, जेईई मेन से थोड़ा सा भी ऊपर गए अपन, है ना, मेन से भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा घुमा दिया आपको सवाल। क्या नोट करिए अभी, कोई डाउट? यहां पे एसिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखी जाती है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, पर हमने इनिशियल रख दी क्योंकि इसका डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इसका पिछला वीडियो वही था। फिर pH निकालने के लिए आप चाहो खुद से कर सकते हो, दोनों तरफ लॉग ले लेना, उसके बाद माइनस लॉग 10 H प्लस को pH, माइनस लॉग 10 Ka को Pa, और सो क्लियर। व्हाट आई वांट टू से कि ये गलत क्यों है, इसमें क्या चीज गलत है? यहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन रखना पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। आप ये समझो यहां पे एसिड कौन सा है?
CH3COH, ऊपर सॉल्ट कौन सा है? सॉल्ट है नहीं एक्चुअली में, तो CH3CO माइनस आयन। तो नीचे एसिड है, ऊपर इसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है। इसका ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा कि नहीं? तो नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट की जगह थोड़ा सा याद रखो कि सॉल्ट है या कॉन्जुगेट बेस है। याद रहेगा, नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस। देखो कॉन्जुगेट बेस है ना इसका, H+ निकलने के बाद। चलिए हो गया। अब इस पे सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं पहले। तो न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे, करीब हम 6 से 7 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और उसी में ये पूरा टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा हमको, है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ते हैं। चलिए तो एसिडिक बफर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले कोई इजी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग, फाइंड द पीएच, आप भी करेंगे क्या मेरे साथ? चलिए, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर CH3COOH, Ka is equals to 10 की पावर -5 एंड 0.2 मोलर CH3COONA। चलिए सबसे सिंपल न्यूमेरिकल पहला किया जाए। आइए, तो pH is equals to pKa plus log 10 सॉल्ट बराबर एसिड, सॉल्ट बराबर एसिड। नीचे CH3COH, ऊपर CH3COO माइनस। pKa क्या होता है? माइनस log 10 Ka, ठीक है, प्लस log 10। सॉल्ट कितना है अपना? अब देखो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक्चुअली में तो ये रखना है CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन। ये कहां से आएगा? इसमें से आएगा कि इसमें से? आंसर है दोनों से आएगा, पर इसका डिसोसिएशन बहुत कम होना है, तो बेसिकली ये पूरा यहां से आएगा। तो हम इसकी जगह इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रख देंगे 0.2 डिवाइडेड बाय एसिड CH3COOH, वो तो यहीं से मिलना है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 और Ka की वैल्यू 10 की पावर -5। ये हो गया अपना pH। सो -5 बाहर आएगा, माइनस प्लस 5 प्लस ये कैंसिल, log 2 की वैल्यू 0.30। पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको, log 2 की वैल्यू 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.477, ठीक है। सो इसका pH हो गया 5.3। एसिडिक बफर है तो pH 7 से कम आया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, टेंशन मत लेना कि एसिडिक बफर है तो pH 7 से कम आएगा, वो आ गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.25 मोल ऑफ HCl। इसका Ka हमको दे रखा है, Ka 10 to the power -5 एंड 0.10 मोल NaCN are present, are क्या containing present in 1 लीटर सोल्यूशन। चलिए अब ये एक बफर सोल्यूशन है, तो समझ में आ गया आपको इसका pH निकालना है। ट्राई करिए, मैं ऑप्शन देता हूं A B C D। तो 4 ऑप्शन है मेरे पास, 5.3, 4.6, 4.7, 3.8। चलिए ट्राई करिए अपने आप। ओके, पॉज करके ट्राई करना है। ओके हो गया। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सो हम लिखेंगे pH is equals to pKa plus log 10 concentration of salt upon acid। तो हमेशा लॉजिक लगाते रहना, एसिड मतलब कौन होगा? HCN, और सॉल्ट मतलब क्या? कॉन्जुगेट बेस, यानी CN माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए हमको। चलो तो pKa is minus log 10 Ka, इसका माइनस log 10 करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। माइनस log 10 10 तो माइनस प्लस log 10, सॉल्ट मतलब CN माइनस की कंसंट्रेशन कहां से मिलने वाली है? इससे कि उससे? मेरे ख्याल से तो इसी से मिलेगी CN माइनस की कंसंट्रेशन, सॉरी इसी से मिलेगी। ये तो वीक है और इसका डिसोसिएशन भी कम हो गया, तो CN माइनस की कंसंट्रेशन की जगह हम सॉल्ट में किसका कंसंट्रेशन रख दें? NaCN का। सो 0.1 मोल कितने में? 1 लीटर में। ऐसे वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे कैंसिल होगा। एसिड की कंसंट्रेशन यहां से ही मिलेगी, 0.25 मोल इन 1 लीटर। सो 5 प्लस log 10, दिस विल बी हाउ मच? 0.1 अपॉन 0.25, सो 10 लिख सकते हैं ऐसे। 5 2 से 10 तो 10, 5 5 से 25, 2/5। सो कितना होगा ये? पॉइंट कैंसिल, 10/25, 5 2 से 10, 5 5 से 10, 2/5। सो 2/5 विल बिकम 0.4। सो इट विल बी हाउ मच? 5 प्लस log 10 इंटू 0.4। 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो, है ना। 2/5 को भी तो लिख सकते हो, 4/10 2 to the 4, ठीक है, 4/10। सो इट विल बी 5 प्लस log 4 माइनस log 10। log 10 to the base 10 विल बी 1। सो इट इज हाउ मच? 5 प्लस, इसको हम 2 log 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3, 2 log 2, 2 इंटू 0.3 माइनस 1। सो 5 माइनस 1 4 प्लस 0.6 4.6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कई लोग का आ गया था, बधाई हो। चलिए तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट करें खुद से करके। सिंपल क्वेश्चन इसलिए उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत सिंपल सा है वो भी क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar HCOONA should be added to
50 ml of 0.05 molar HCOOH to produce a buffer of pH 4 if pKa is equals to 3.7. करेंगे खुद से कि मैं कर दूं? What volume of this should be added to 50 ml of this to produce a buffer of pH इतना if pKa is इतना. ठीक है, तो हम pH का फॉर्मूला लिखें. pH is equals to pKa plus log 10 सॉल्ट बराबर एसिड. एसिड कौन सा चाहिए? HCOOH की कंसंट्रेशन. सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस यानी HCOO माइनस की कंसंट्रेशन. तो HCOH तो यार तुमको यहां से सीधा रख दोगे क्या? नहीं, रुको, अब की बार वॉल्यूम और आने वाला है. अभी और वॉल्यूम आने, इस बार सोल्यूशन बना के नहीं दिया, सोल्यूशन बनाना है. पिछली बार सोल्यूशन बना हुआ था तो कंसंट्रेशन पता थी कितनी कितनी है. इस बार बोल रहा है ये एक सोल्यूशन है और एक और सोल्यूशन, दोनों को मिलाएंगे तो मिला के नया सोल्यूशन बनेगा. तो दोनों की कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो HCOH की ये कंसंट्रेशन रखना गलत हो जाएगा. एसिड की जगह दो सोल्यूशन मिलेंगे. तो मान लेते हैं HCONA का हमारे पास V वॉल्यूम है. टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का? सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V + 50. ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर नीचे सब कैंसिल हो रहा है, तो कन्वर्ट मत करना. मैंने मान लिया VmL, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V + 50. चलो अब आ जाओ. pKa दिया हुआ है 3.7, pH भी दे रखा है 4 प्लस log 10 सॉल्ट यानी HCO माइनस की कंसंट्रेशन. अच्छा, और नीचे एसिड की कंसंट्रेशन. और पहले कंसंट्रेशन निकालें. एसिड की कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. देखो ये इसकी मोलैरिटी है, ये इसका वॉल्यूम है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो. अगर HCOOH की बात करूं तो इनिशियली HCOH की मोलैरिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम पता है 50. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. ये मैं कई बार बताया हूं, M × V क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स. इनिशियल बात कर रहे हैं, इनिशियली जब मिलाया नहीं गया. इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 50, मोलैरिटी इतनी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 50. सॉरी, मोलैरिटी कितनी है? 0.05 × 50. वॉल्यूम को चेंज करना है, मुझे पता है, मत करो यार, ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है, टेंशन मत लो. इसको वैसे भी मिली मोल्स बोला जाता है. नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में. टेंशन मत लो तुम, छोड़ो अभी, है ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत नहीं. अब इतने मोल्स हैं HCOH के, मिलाने के बाद HCOH के मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टोटल एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स 0.05 × 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो गया? V + 50. इसी तरह से सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 0.1 × V. बोलो सही है? सॉल्ट की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? M × V अपॉन टोटल वॉल्यूम, मिलाने के बाद V + 50. उठा के यहां रख दो. सॉल्ट 0.1 × V अपॉन V + 50. V + 50 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी V + 50, इसमें भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो लिख नहीं रहा. डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन 0.05 × 50. तेज तो नहीं हो रहा, इसमें भी 0.1 V / V + 50, इसमें भी V + 50 कैंसिल. यहां से V की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये इधर जाएगा. 4 - 0.37 दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू log बेस 10 0.1. यहां से पॉइंट हटाया, चलो यहां आते हैं. 0.1 अपॉन 0.05 × 50 × V. यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो कैंसिल. V/25. सो ये मिटा दूं, और ये देखो V/25 log 10V. अच्छा ये किसकी वैल्यू है? ये log 2 की वैल्यू है 0.3 ना. log 2 की वैल्यू 0.3. तो ये पूरा टर्म 2 के इक्वल होगा. log 2 होता है 0.3, 2 के V/25 इज 2. V/25 इज 2 मतलब V = 50. इसका 50 ml होगा. ठीक है, नहीं यार तो क्रॉस चेक कर लो, उल्टा रख के एक बार देख लो. नंबर ऑफ मोल्स समझ में आया कैसे निकाले? M × V से. इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली भी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे. क्या चेंज हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, कहां से फॉर्मूला बनाया? मोलैरिटी से. मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. pH ये फिर मैंने बोला ये किसकी वैल्यू है? मैंने कहा log 2 की, तो ये पूरा 2 के इक्वल होगा, तो V/25 इज इक्वल टू 2, तो V इज इक्वल टू 50 ml. चलिए मैंने सॉल्व कर दिया ये वाला भी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, पक्का करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है भी. चलिए देखते हैं कौन कर पाता है. अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अगला क्वेश्चन. सो फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन. Find the pH of a solution containing find the pH of a solution having 0.1 molar CH3COOH. K is equal to 10 की पावर -5, 10 पावर -4 दे रहा है इस बार. चलो ठीक है, जो ये लोग दे रहे हैं वही हम ले लेते हैं. ये K is equal to 10 की पावर -4 and 0.2 molar CH3COO whole twice कैल्शियम एसीटेट. अब आपको इस सॉल्यूशन का pH फाइंड करना है. ठीक है, 0.1 मोलर ये है, 10 की पावर -4, अब जो दे रखा है यूज कर लेते हैं, एंड 0.2 मोलर ये. तो फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन. मैं आपको ऑप्शन देता हूं A B C D. ठीक है, वो 10 पावर -5 होना चाहिए, पता नहीं बुक में डेटा गलत दिया हो कहीं. खैर उसी के हिसाब से आंसर है. सो द ऑप्शंस आर 4.3 5.7 4.6 4.7. चलिए ट्राई करिए. पॉज करके ट्राई करिए. ओके, हो गया.
पॉज करके ट्राई कर लो खुद से। ये आ रहा, गलत है, ये आएगा कैसे? pH is equals to pKa plus log base 10 concentration of salt upon concentration of acid. pKa की जगह माइनस log 10 Ka plus log 10 salt upon acid. माइनस log 10 Ka क्या है? 10 की पावर माइनस 4, so minus 4 will come this side, minus minus plus, so this is 4 plus log 10. अब एसिड अपना कौन सा है यहां पे? CH3COO माइनस, और ऊपर सॉल्ट होता है कि सॉल्ट नहीं होता? एग्जैक्टली सॉरी, एसिड कौन सा? CH3COH। ऊपर सॉल्ट की जगह हमें क्या रखना होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है एक्चुअल में, यानी CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन रखनी है ऊपर। यहां पे मैं पूछूं सॉल्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे ये सॉल्ट है और ये एसिड है। एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, रख दिया। सॉल्ट की कंसंट्रेशन रख देंगे तो गलत हो जाएगा, हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, इसमें से ये आयन डबल निकलेगा। नहीं समझे? मान लो ये डिसोसिएट किया तो ये देगा Ca2 प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3COO माइनस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। इससे ये कितना बनने वाला है? 0.4। अगर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहां रखोगे तो आंसर गलत आएगा। सॉल्ट कितना है? 0.2, पर सॉल्ट नहीं रखा जाता एक्चुअल में, कॉन्जुगेट। यही मैं समझा रहा था उस टाइम कि हमेशा ये फॉर्मूला लगाना सही नहीं, याद रखना सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन। CH3COH का कॉन्जुगेट बेस CH3CO माइनस, उसकी कंसंट्रेशन यहां 0.2 नहीं होगी, 0.4 होगी। बस इतनी सी बात थी, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। 4 प्लस लॉग बेस 10, सॉल्ट की जगह 0.4, लॉजिक से समझ में आ गया। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ला रख के कॉन्जुगेट बेस की रखनी होती है, और एसिड की 0.1, सो इट्स इजी, ये कैंसिल। सो 4 प्लस log 4 यानी 2 log 2 यानी 2 into 0.3, सो 4.6, ऑप्शन सी। क्लियर है? तो यही बात मैंने शुरू में बताई थी कि ऊपर सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट बेस। यहां से सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखते तो 0.2 रखते, गलत होता, और इसकी कंसंट्रेशन 0.4 होगी। यहां से तो इसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि सारा यहीं से आ रहा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन वैसे भी कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन और खूबसूरत होने वाला है। ये यहां तक मैंने सिंपल बफर सॉल्यूशन लिए, जिसमें एक एसिड था वीक वाला, और एक सॉल्ट था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। अब मैं इनडायरेक्ट बफर का न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं।